नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आपका ये जो डेली करंट अफेयर्स है ये हर रोज मंगलवार से लेके आपको रविवार को प्राप्त होगा। सिर्फ और सिर्फ ये करंट अफेयर्स आपको मंडे को प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए मंडे को इसका इंतजार मत करिएगा। तारीख है आज 26 जुलाई, प्यारी सी सुबह है और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने है। एक अच्छी खबर भी है कि भाई आईपीएल हो जाएगा और इस बार आईपीएल कहां पर खेला जाने वाला है इसके बारे में भी कुछ चर्चा होगी। इसकी डेट अनाउंस हो गई है, इसका वेन्यू भी बदल दिया गया है। इस बार भारत में नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहीं और खेला जाने वाला है। तो ये कहां खेला जाने वाला है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और अभी हाल फिलहाल और कौन कौन सी न्यूज चर्चा में रही वो सारा आज आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को 2000 लाइक पर पहुंचा दीजिए। दोनों जगह, माई पाठशाला और पाठशाला रेलवे एग्जाम दोनों जगह। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैं बस आपको थोड़ा सा शेयर करने के लिए कह रहा हूं और जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो थोड़ा सा इस बात को समझते हुए कि मेहनत लगती है काम करने में। रोज अगर कोई आदमी आपके लिए लगातार मेहनत करता चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़े से अप्रिसिएशन की जरूरत होती है, थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है। बाकी मैं भी ये चाहता हूं कि मैं बेटर से बेटर करंट अफेयर्स आपके सामने लाता रहूं और इसके लिए मुझे आप लोगों के प्यार और सहयोग की हमेशा 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 जरूरत रहेगी। चलिए करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। पहली करंट अफेयर्स आपके सामने है। इंडियन रेलवे अगर देखा जाए तो अभी हाल के दिनों में लग रहा है जैसे कुछ बड़ा करता चला जा रहा है। कई चीजों में बदलाव हुए हैं, कई नई नई चीजें शुरू की गई हैं और भारतीय रेलवे अब शायद पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अभी हाल ही में 2 जुलाई को भारतीय रेलवे ने पहली बार, जब से रेलवे शुरू हुआ सन 1853 से, पहली बार सभी ट्रेन टाइम पर पहुंची थी। फिलहाल 90% ट्रेनें तो चली नहीं रही हैं, जो कुछ बहुत ट्रेनें चल रही हैं वही टाइम पर पहुंच गई थी, ये बड़ी बात थी। इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई एक न्यूज और है कि भारतीय रेलवे सभी अपने डिब्बों में आरएफआईडी टैग लगाने वाला है। आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ये टैग लग जाने के बाद अब कोई डब्बा कहां पर है, किस स्टेशन पर है, उसमें कौन सा माल है, ये सारी जानकारी कंप्यूटर के जरिए बड़ी आसानी से सभी को सुलभ हो पाएगी। तो रेलवे अपने डिब्बों, इंजन और कोचों के संचालन में इनकी पहचान आसान बनाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग इस्तेमाल में लाने वाला है। इन उपकरणों के इस्तेमाल से यह जानना और भी आसान हो जाएगा कि कौन सा डिब्बा, इंजन कहां पर है। इस समय यह काम डिब्बे के पास जाकर उनकी गिनती करने से हो रहा है और उन पर आरएफआईडी टैग लगाए जा रहे हैं। RFID टैग इज नथिंग, इट्स अ स्मॉल डिवाइस, एक चिप टाइप की डिवाइस होती है जिसमें डेटा थोड़ा सा संग्रहित रहता है, मेमोरी होता है थोड़ा सा इसमें। और RFID जो रीडर होते हैं, आपने फास्ट टैग देखे होंगे जो आपकी गाड़ियों में लगे होते हैं जब आप किसी टोल प्लाजा से पास करते हैं, तो वो भी एक तरह के RFID टैग ही है। फ्रीक्वेंसी पहचान टैग के पहिए के पास लगाया जाएगा और पटरी के बगल में उसकी गिनती करने वाले उपकरण स्टेशनों पर लगे होंगे। यानी कि जब वो पहिया तो किसी पटरी के बगल से गुजरेगा या पटरी के बगल से वो पहिया गुजरेगा तो वो कौन सा वैगन अभी अभी निकला है ये पता आसानी से लगाया जा सकेगा। फिर एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो अपने नेटवर्क से 2 मीटर की दूरी पर लगे टैग की पहचान कर डिब्बों और अन्य दूसरे डिब्बों के टैग की गिनती कर मुख्य कंप्यूटर नेटवर्क को सारी जानकारी भेज देगा। भारतीय रेलवे सभी वैगनों में आरएफआईडी की फिटिंग करने वाली है। इस प्रक्रिया को दिसंबर 2022 तक पूरा करने की उम्मीद लगाई जा रही है और लगभग 23,000 वैगनों को आरएफआईडी परियोजना के तहत कवर किया गया है और कोविड-19 महामारी के बीच परियोजना अभी भी प्रगति पर चल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें भारतीय रेलवे की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने अपना जो ग्राहक सेवा नंबर है वो 139 पर एकीकृत कर दिया है। यानी कि अगर आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी कोई भी कस्टमर सर्विस चाहिए तो आप 139 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर अभी बदला गया है। मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैं बहुत आसान रखता हूं। आपको बनाना है कि भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। अब कहां से कहां तक चली थी यह आपको बताना है, कब चली थी ये तो मैंने लगभग बता ही दिया है। वर्तमान समय में विनोद कुमार यादव जो है वो भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल में अभी हाल ही में 1 साल का विस्तार दिया गया है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी, लगभग 13 जुलाई 2020 की ये न्यूज है कि भारतीय रेलवे क्या करने वाला है, 2030 तक अपने आप को ग्रीन रेलवे बनाने वाला है। ग्रीन रेलवे का मतलब यह है कि अब जो आपके ट्रेन होंगे उनके ऊपर सोलर रूफटॉप लगे होंगे जिसके जरिए
ट्रेन को सोलर बिजली से चलाने की परियोजना है और ऐसा 2030 तक हासिल करने की परियोजना है। तो जिससे अगर हम ये हासिल कर लेते हैं तो पूरी तरीके से ग्रीन रेलवे बनने वाला भारत दुनिया का पहला रेलवे बन जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से करें तो भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क रखता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने से अभी गुजरी है कि भारतीय रेलवे की सर्विस में लगातार सुधार हो रहे हैं। हमारी रेल तरक्की के लिए नित नए आयात गढ़ रही है। अभी हाल ही में 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है और यह भारत में अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। भारतीय रेल शेषनाग ट्रेन को 4 मालगाड़ी एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। इसमें 251 डिब्बे लगाए गए हैं और शेषनाग की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इतनी लंबी रेलगाड़ी या मालगाड़ी को खींचने के लिए 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। अपने आप में अद्भुत इस मालगाड़ी का सफल ट्रायल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन से किया गया है। यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतनी लंबी मालगाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी पटरी पर। इससे पहले ही 30 जून को एक और रिकॉर्ड बनाया गया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ही 3 मालगाड़ियों को जोड़कर पहली बार 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया था और इसको नाम दिया गया था एनाकोंडा। एनाकोंडा से निकल गया आगे शेषनाग। यह ट्रेन उड़ीसा के लाजकुरा से राउरकेला के बीच में चलाई गई, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इसमें लगभग 15,000 टन वजन था क्योंकि इसके डिब्बे माल से भरे हुए थे। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी या मालगाड़ी भी आप उसे कह सकते हैं तो शेषनाग है वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पास। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन अपनी वादा खिलाफी कर रहा है। चीन अपनी बात से मुकर गया है। बात से मुकरने का मतलब यह है, उसने कहा था कि वो जो लद्दाख सीमा है वहां से अपने सैनिक हटा लेगा, लेकिन हाल फिलहाल उसने अपने सैनिक पूरी तरीके से वहां से नहीं हटाए हैं। ऐसे में भारत चाह रहा है कि किसी भी तरीके से चीन को व्यापारिक मोर्चे पर चोट दी जाए। कुछ दिन पहले भारत ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया था इंडिया में, जिसमें टिकटॉक जैसा मशहूर ऐप भी शामिल था, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा यूजर थे। एक नई नियम पॉलिसी लेके आए हैं नीलामी को लेकर, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि जो सार्वजनिक चीजों के लिए जो नीलामी होती है, सार्वजनिक जो टेंडर होते हैं, अगर उसमें पड़ोसी देश की कोई कंपनी अप्लाई करती है तो उसके ऊपर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, कुछ उनको रोक टोक लगाई गई है। तो हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 में बदलाव किया। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन निवेशकों की ओर से सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी भारत चाह रहा है कि पूरी तरीके से इसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और जो पड़ोसी देशों खासकर चाइना से जो लोग बोली लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे टेंडर ले जाती हैं, वो उन्हें ना ले जा पाए। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को कोई भी बोलीदाता यानी कि कोई भी नीलामी लगाने वाला भारत की अगर किसी सार्वजनिक खरीद में बोली लगाना चाहता है, कोई चीज खरीदना चाहता है या किसी टेंडर में वो बोली लगाना चाहता है, तो वो तभी पात्र होगा जब वह बोलीदाता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT से संबंधित होगा। DPIIT का जो इसमें पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वाकई में कौन बोलीदाता है, किस देश का है, किस तरीके से है, उसको छूट प्रदान करनी है कि नहीं करनी है, उनको ये बोली लेने देनी है कि नहीं देनी है। तो इस तरह की सारी चीजें थोड़ा सा कंट्रोल में आ पाएंगी। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी अनिवार्य रूप से, इसके अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी उन्हें राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। भारत की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत कुल 7 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ थल सीमाएं साझा करता है। जिसमें से भारत ने बात की जाए तो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को छूट प्रदान की है, क्योंकि भारत ने वहां पर ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारत इन देशों को कर्ज प्रदान करता है। तो हाल फिलहाल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, यानी कि भारत की सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 में। और इसके लिए क्या करना होगा, उन कंपनियों को अगर भारत में कोई बोली लगानी है, खासकर चाइनीज प्रोडक्ट और जो इन्वेस्टमेंट, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो भी इंडिया में आता है, उसको रोकने के लिए यह काम किया गया है। तो उन्हें उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक
व्यापार विभाग यानी कि DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। अगली जानकारी की तरफ चले तो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो इजीमाला में लगाया गया है। आपको पता होगा कि इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो इजीमाला कुन्नूर केरल में है। वहां पर वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना एकेडमी इजीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया। यह 3 मेगावाट वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार ने नेशनल सोलर मिशन के तहत शुरू किया है। नेशनल सोलर मिशन के तहत अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में 20 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा में एक सौर संयंत्र लगाया जा रहा है जिसकी क्षमता 750 मेगावाट होगी। भारतीय नौसेना अकादमी इजीमाला में स्थापित 3 मेगावाट का यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा जिसकी अनुमानित जीवन काल 25 साल है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है। यह परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना की मदद करेगी। सोलर पावर प्लांट की बात की जाए तो यह डेटा मैंने विकिपीडिया से उठाया है। इसके मुताबिक भादला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है, ये 2245 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है जो 40 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी प्लांट कैपेसिटी 2245 मेगावाट है जब ये टोटली कमीशन्ड हो जाएगा। इसके अलावा एक पावागाडा सोलर पार्क है जिसकी क्षमता 2050 मेगावाट है और ये आपका कर्नाटका में है। ये 53 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम बात करें तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तेनगढ़ डेजर्ट सोलर पार्क जिसे अब तक सबसे बड़ा वर्किंग सोलर पावर प्लांट बोला जाता है। इसकी क्षमता 1547 मेगावाट है। ये चाइना में है। फिर बेनबेन सोलर पार्क, नूर अबू धाबी सोलर पार्क और फिर कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इंडिया में है जो 2017 में डेवलप हुआ था और ये 2020 में डेवलप हो रहा है। तो भाडला सोलर पार्क इस समय विश्व का सबसे बड़ा कैपेसिटी के लिहाज से सोलर पार्क है। ये राजस्थान में स्थित है। अगली जानकारी की तरफ चलें तो एससीओ के हेल्थ मिनिस्टर की बैठक हुई है। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक में अभी हाल ही में भाग लिया है। भारत इनका पूरी तरह से सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में भारत इस संगठन में शामिल है। यह दक्षिण एशिया के सबसे मजबूत संगठनों में से एक है। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्री श्री मिखाइल मुरास्को ने की है और कोविड संकट चर्चा का प्रमुख विषय था कि जो कोविड-19 फैला हुआ है वो इसका प्रमुख विषय रहा है। एससीओ की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में संघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की थी। 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया था। तथ्य के हिसाब से देखा जाए तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने 1996 में संघाई 5 के नाम से एक संगठन बनाया था। सन 2001 में वापस संघाई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल करके इसे संघाई 6 में बदल दिया गया जो अब संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान समय में इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यानी कि वर्तमान समय में जिसको महासचिव हैं वो है व्लादिमीर नोरोव। इसकी स्थापना 15 जून 2001 बीजिंग चीन में माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये एशिया का सबसे प्रमुख संगठन है। यूरेशिया का मतलब इसमें यूरोप और एशिया दोनों के देश शामिल है तो यूरेशिया का एक सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। अगली जानकारी की तरफ चले तो एक आर्ट हनी टेस्टिंग लैब डेवलप की गई है गुजरात में। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, पॉइंट टू बी नोटेड, ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा आनंद गुजरात में स्थापित भारत की एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया था। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बड़ी संख्या में किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के प्रोत्साहन देकर
देश में मीठी क्रांति लाने के लिए उत्साहित करने की योजना पर बात की। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में एक विस्तृत स्तरीय अत्याधुनिक सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? गुजरात में। अगली जानकारी है, आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले ही, लगभग मुझे ऐसा था 7 या 8 महीने पहले ही ये घोषणा की गई थी कि अब महिलाओं को भी सेना में, यानी कि आप जो तीनों सेनाएं हैं उनमें आपका परमानेंट कमीशन यानी स्थायी कमीशन दिया जाएगा। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या है। दो तरीके के कमीशन है जिनको कंपैरिजन किया जा सकता है, एक है एसएससी, एक है परमानेंट कमीशन। एसएससी को कहा जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और पीसी को कहा जाता है परमानेंट कमीशन। इसमें आप तब तक नौकरी कर सकते हो जब तक आप 60 वर्ष या कुछ पोस्ट के लिए 54 वर्ष के ना हो जाओ। यानी इसमें आप अपनी ताउम्र नौकरी कर सकते हो, सेना में रह सकते हो, अपना जो भी कैरियर है उसको आगे बना सकते हो। उसके बाद आपको रिटायरमेंट के जो भी लाभ होते हैं, पेंशन मिलना, बाकी जो भी आपके फंड वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपको दिए जाएंगे। जबकि शॉर्ट कर सर्विस कमीशन अधिकारी जो होता है वो 10 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है, लेकिन अगर उसको चाहे 10 साल बाद उससे पूछा जाता है कि क्या आप 4 साल का एक्सटेंशन चाहते हो, तो मैक्सिमम 14 साल का सर्विस कमीशन हो सकता है। महिलाओं के केस में जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन से जाते थे वो स्थायी कमीशन पे नहीं जा सकते थे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए आपका स्थायी कमीशन होता ही नहीं था। उन्हें 10 से 14 साल की सर्विस मिलती थी और उसके बाद उन्हें पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन से चयनित महिला अधिकारी सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन प्राप्त करने के लिए भी पात्र हो पाएंगी। सेना जिन 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन उपलब्ध करा रहा है वे वर्तमान में स्थायी कमीशन के लिए उपलब्ध न्यायाधीश, महाधिवक्ता, सेना शिक्षा कोर के अतिरिक्त सेना की हवाई सुरक्षा, सिग्नलिंग इंजीनियरिंग, सेना विमानन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर, सेना सेवा कोर, खुफिया कोर शामिल था। सेना की तीनों सेवाओं थल, वायु और नौसेना में महिला अधिकारियों को चिकित्सा, शिक्षा, विधिक, सिग्नल, रसद, इंजीनियरिंग सहित चुने हुए क्षेत्रों में स्थायी कमीशन की अनुमति दे दी गई है। भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को फ्लाइंग ब्रांच को छोड़कर अन्य सभी विभागों में स्थायी कमीशन प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। नौसेना में महिलाओं के लिए रसद, नौसेना डिजाइन, वायु यातायात नियंत्रण, इंजीनियरिंग और कानूनी जैसे विभागों में स्थायी कमीशन की अनुमति दी गई है। तो इससे अब महिलाएं भी सेना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाएंगी, जो कि बहुत बड़ा जो वजह था सेना में ना जाने का महिलाओं का। एक वजह ये थी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता था, 10 से 14 साल में रिटायर होना पड़ता था, उसके बाद पेंशन वगैरह नहीं मिलती थी, जिसके बाद 10 साल की सर्विस का मतलब कुछ ज्यादा सर्विस नहीं हुआ, बहुत कम उम्र में सेना में नौकरी लग जाती है और फिर ऐसे में 10 साल के बाद फिर क्या करेगा आदमी, दोबारा अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मिले। सेना से जुड़ी हुई एक और खबर है, विवेक राम चौधरी, नाम याद रखिएगा, इन्हें पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 1 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 29 दिसंबर 1982 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच से जुड़े थे और वह एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। विवेक राम चौधरी पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख नियुक्त हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप इतना लिखते क्यों हो? मैं इसलिए लिखता हूं कि मुझे पता है कि जो आप सुनते हो वो आपको 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन अगर आपको कभी दोबारा रिवाइज करना पड़ा तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पीडीएफ अपने पास सेव रखो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास। ये बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त है और इन्हें अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव, पूर्व का मतलब ईस्ट देशों में जो भी मामले होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, उनसे जोड़ने के लिए इनको सचिव बनाया गया है। ये विजय ठाकुर सिंह की जगह लेने वाली हैं, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एज ए सेक्रेटरी ईस्ट शामिल किया गया है रीवा गांगुली दास को, जो कि बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा चलती है टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और अब्दुल हमीद आपके राष्ट्रपति हैं। आईपीएल 2020 के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 29 सितंबर से यूएई में आईपीएल होगा। बढ़िया बात है।
तो इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। इस साल आईपीएल 19 सितंबर 2020 से यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले जाएंगे। फाइनल मैच 8 नवंबर 2020 को खेला जाएगा। अभी तक आईपीएल 2020 के शेड्यूल की घोषणा नहीं की गई है कि कौन से दिन कौन सा मैच होगा, बट ये पता चल गया है कि हाँ 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच होगा। यूएई के शहर दुबई, अबू धाबी और शारजाह में सभी मुकाबले खेले जाएंगे। आईपीएल से जुड़ी हुई एक न्यूज की बारे में बात करें तो आईपीएल 2008 में भारत में शुरू हुआ था और तब से ये लगभग हर साल हो रहा है। हेमांग अमीन बीसीसीआई के जो अंतरिम सीईओ हैं वो आईपीएल के सीईओ रहेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं कि इस बार पूरा एग्जीक्यूशन जो होगा आईपीएल का वो हेमांग अमीन के हाथ में रहेगा। इनको राहुल जौहरी की जगह इंटरिम सीईओ बनाया गया है। राहुल जौहरी अभी तक आईपीएल देख रहे थे, लेकिन कुछ वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई जानकारी लीक होने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसको अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही राहुल आपके बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया था। डीआरडीओ का रक्षा अनुसंधान बिहार अभी चर्चा में रहा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लेह में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा बनाई है, वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया है। अनुसंधान सुविधा की स्थापना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में की गई है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च जो है हायर एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था और यह डीआरडीओ का ही एक संगठन है। यह सुविधा लद्दाख में कोविड-19 के मामलों की पहचान करेगी। यह सुविधा एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है और यह परीक्षण सुविधा का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर। और बिहार अभी चर्चा में रहा क्योंकि वहां पे कोविड-19 से जुड़ी हुई एक परीक्षण सुविधा शुरू की गई है। अगली जानकारी की तरफ चलें तो भारत किस देश के साथ सहयोग से कोविड-19 के लिए एक 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो वो इजराइल के साथ ऐसा करने वाला है। भारत और इजराइल एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए सहयोग पर अभियान करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इजराइल की तकनीकी विशेषता का विलय करेगा, क्योंकि भारत के पास मैन पावर ज्यादा है और इजराइल के पास टेक्निक है। इसे हासिल करने के लिए इजराइल भारत में एक उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल भेजने वाला है और यह टीम परीक्षण के अंतिम चरणों में श्रृंखला की पहचान करेगी कि किस तरीके से इस 30 सेकंड की रैपिड टेस्टिंग को विकसित किया जा सके। तो भारत और इजराइल मिलकर करेंगे कोविड-19 से लड़ाई। यह है आपका इजराइल, छोटा सा देश, लेकिन कभी 8 देशों को हरा दिया था इसने। भूमध्य सागरीय देश है, मेडिटेरियन सी पे आपको मिल जाएगा। नीचे आप देखोगे तो इजिप्ट है, मिस्र है, इधर जॉर्डन है और इधर आप देखोगे तो सीरिया है। एक तरह से पूरी तरह से घिरा हुआ है कई सारे अरब कंट्रीज से। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के भारतीय थोक कारोबार का अधिग्रहण किया। फ्लिपकार्ट की चिंता यह थी कि अमेजन ने किराना में शुरू कर दिया है, किराना में व्यापार करना शुरू कर दिया है, यानी कि डेली ग्रोसरी प्रोडक्ट जो है उस पर काम करना शुरू कर दिया है और फ्लिपकार्ट अभी भी अमेजन को टक्कर नहीं दे पा रहा है। फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी है जिसका अधिग्रहण वॉलमार्ट ने कर लिया था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने 23 जुलाई 2020 को घोषणा की है कि उसने भारत में अपनी मूल कंपनी वॉलमार्ट इंक के सर्वोत्तम मूल थोक कैश एंड कैरी व्यापार का अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि वॉलमार्ट। कभी कभी मैं सोचता हूं वॉलमार्ट के बारे में कि वॉलमार्ट भारत से ही चीजें लेता है और भारत के ही लोगों को भारत के लोगों से ज्यादा सस्ता बेचता है। यानी कि अगर आप देखें तो किसी भी चीज का जो वॉलमार्ट में प्राइस होता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वो प्राइस आपको इवन लोकल वेंडर के पास भी काफी महंगा मिलेगा, जबकि वॉलमार्ट में वो सस्ता मिलता है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो नीति है, ये जो पॉलिसी है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कहीं ना कहीं। तो फिलहाल हमें आगे जाना है। फ्लिपकार्ट ने आपके इस तरह से ग्रोसरी व्यापार में कदम रख दिया है और आप बहुत जल्द देखेंगे कि जियो मार्ट भी आने वाला है। ऑलमोस्ट आ भी गया है। जियो मार्ट से टक्कर मिल रही है फ्लिपकार्ट को, अमेजन से टक्कर मिल रही है। तो ऐसे में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए और अपने आप को एक सही कंपनी बनाए रखने के लिए फ्लिपकार्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है और पूरा व्यापार अब वो ऑनलाइन भी कर पाएंगे। इस कदम से अगले महीने फ्लिपकार्ट होलसेल नाम से एक डिजिटल मार्केटप्लेस लॉन्च कर सकेगी। इसे अमेजन के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस ई कॉमर्स फर्म को होलसेल ऑफरिंग्स को भी मजबूती मिलेगी। वॉलमार्ट 2009 से भारत में बेस्ट प्राइस होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर चला रहे हैं। इसमें इस अमेरिकी रिटेल दिग्गज ने वर्ष 2018 में फ्लिपकार्ट के 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नियंत्रित हिस्सेदारी खरीद ली थी और इस तरीके से वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था और अब फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट के भारतीय बिजनेस का अधिग्रहण किया है। फ्लिपकार्ट की बात की जाए तो अक्टूबर 2007 में ये कंपनी दिखाई देती है। अमेजन का ही एक दूसरा फॉर्म है ये, जो अमेजन पूरे विश्व में कर रहा है, वो फ्लिपकार्ट ने भारत में किया है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल वर्तमान समय में इसके संस्थापक थे
वर्तमान समय में इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। इसकी सहायक कंपनियां हैं मिंत्रा, एकॉर्ड, फोन पे, बाकी सब इसी की सहायक कंपनियां हैं, जबकि मूल संगठन ये वॉलमार्ट का है। वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट की स्थापना जो है वो सैम वॉल्टन ने की थी और इसी से वॉलमार्ट इसका नाम पड़ा है। सीईओ वर्तमान समय में डोग मैकलिन है। ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट में स्थित है और विश्व के सबसे बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में से एक है। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये आपने सुना होगा। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी भारतीयों को वापस घर लाने के लिए ये दो ऑपरेशन शुरू किए गए थे। वंदे भारत मिशन वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था, एयर इंडिया द्वारा, और समुद्र सेतु जो है ये आपका भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। तो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा और 31 अगस्त तक जारी रहेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिशन का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे प्रत्येक भारतीय को स्वदेश लाना प्राथमिकता है और इसमें कोई छूट नहीं पाएगा। श्री पुरी ने कहा कि इस मिशन के तहत इस वर्ष 6 मई तक विभिन्न माध्यमों से 8,14,000 से अधिक लोगों को वापस लाया गया है और इसके लिए एयर इंडिया ने 637 उड़ानें भरी हैं। तो हाल फिलहाल ये रहे आज के हमारे न्यूज फटाफट। अब बारी है हमारे वन लाइनर की। फटाफट से वन लाइनर पे आते हैं। तो भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास, ये कहां पर उच्चायुक्त थी? बांग्लादेश में। इनको अभी हाल ही में सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया। विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया और 2022 तक दिसंबर 2022 तक भारत जो है वो भारतीय रेलवे सभी कोचों में या सभी डिब्बों में RFID फिटिंग कर लेगा। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी के सबसे बड़े सौर संयंत्र की उद्घाटन इजीमाला केरला में किया गया। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद SSC से चयनित महिला अधिकारियों को सेना की शाखाओं में 10 शाखाओं और विभागों में परमानेंट कमीशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएंगी। SCO की बैठक की अध्यक्षता इस बार रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मिशरोव ने की और इस साल IPL UAE में खेला जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में गुजरात में एक विश्व स्तरीय आधुनिक सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। क्विज की बात करते हैं। पहला क्विज आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रेलवे ने सभी वैगनों में RFID की फिटिंग करने के लिए किस प्रक्रिया को कब तक पूरा करने की उम्मीद जताई है? 2022 तक। भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है। वो किस देश में अभी तक? DPIIT में टी का अर्थ क्या है? तो पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहां पर टी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में किसको पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो है विवेक राम चौधरी जी। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला जी ने भारतीय नौसेना अकादमी के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कहां पे कमीशन किया है? तो इजीमाला केरला में। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद किस SSC यानी कि जब शॉर्ट सर्विस कमीशन पे जो महिलाएं चयनित हैं अब वो परमानेंट कमीशन के लिए पात्र हो जाएंगी सेना की 10 शाखाओं में। SCO की बैठक की अध्यक्षता इस बार रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मिशरोव ने की और इस साल IPL खेला जाएगा UAE में। नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात आनंद में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सेहत परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपना टारगेट मत भूलिएगा, 2000 लाइक बहुत ज्यादा नहीं है, आप कर सकते हो, आप करवा सकते हो। तो हाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल करंट अफेयर्स नहीं आएगा, परसों यानी कि मंगलवार को आपको करंट अफेयर्स फिर से मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।